एक और बहुत नैरेटिव यूज़ किया जाता है कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ इंडिया, कि इंडिया इज़ अ वेरी यंग कंट्री। तो कहीं पे तो इंडिया की पॉपुलेशन को बोलते हैं कि 140 करोड़ लोग हैं, ये प्रॉब्लम ऐसे जल्दी से थोड़ी सॉल्व हो जाएगी। आई मीन इट्स यूज्ड एज एन एक्सक्यूज, बट इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस वी आर नाउ सेइंग कि वी आर द यंगेस्ट पॉपुलेशन ऑफ। बिल्कुल। अब बहुत सारे इसके नैरेटिव्स आते हैं कि इज़ दिस अ गुड थिंग, 30 साल के बाद इट माइट बिकम अ बैड थिंग एंड एवरीथिंग, बट फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू हाउ डू यू लुक एट इट, एंड कैन यू गिव अस अ रेफरेंस ऑफ इंडिया वर्सेस से when it comes to the age of other countries? तो एक्चुअली क्या है कि दुनिया में आप एक चीज़ लुक एट इट इन अ फंडामेंटल वे, ठीक है, हम लोग अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन फंडामेंटली अगर आप एक कंट्री एज अ यूनिट लेंगे ना, तो एक चीज़ आप समझिए कि भाई जो भी इन्वेस्टमेंट करता है, चाहे हम करते हैं चाहे बाहर वाले करते हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट करता है, इन्वेस्टमेंट किस लिए किया जाता है? रिटर्न्स मिलेंगे इसलिए, राइट। और आप ये भी समझ सकते हैं कि रिटर्न्स तभी मिल सकते हैं अगर अंडरलाइंग जो एसेट है उसमें ग्रोथ होगा तो ही रिटर्न मिलेगा, करेक्ट। अगर कंपनी का मुनाफा बढ़ेगा तभी उसकी मार्केट कैप या शेयर की वैल्यू बढ़ेगी, राइट। जब बैंक में पैसा रखते हैं, बैंक हमको इंटरेस्ट देता है, इसीलिए हम उसमें करते हैं। तो इन्वेस्टमेंट हमेशा ग्रोथ के लिए किया जाता है, ये बात क्लियर है। अब क्या है कि इन्वेस्टमेंट होगा कहाँ पे? अगर आप कंट्रीज़ का फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेते हैं तो एक कंट्री एज अ यूनिट जो है, जैसे मैं इकोनॉमिक्स ग्रेजुएट नहीं हूँ, जो लोग इकोनॉमिक्स पढ़े या एमए वगैरह किए हैं वो लोग आपको और कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं, लेकिन हमारे फ़िलहाल के डिस्कशन के लिए इतना काफ़ी है समझना कि भाई एट ए कंट्री लेवल जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो पॉपुलेशन और पॉपुलेशन की प्रोडक्टिविटी का ही कोई ना कोई फंक्शन होगा। Okay. कितने लोग हैं, कितना उत्पादन करते हैं, राइट। अब आप सोचिए कि प्रोडक्टिविटी में सबसे बड़ा योगदान कौन से फैक्टर का है? जो पॉपुलेशन है उसकी एज का, करेक्ट। क्योंकि आप बोल रहे थे दूसरी कंट्री से अगर कंपैरिजन करेंगे तो आज दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि जितने भी दुनिया में सबसे रिचेस्ट कंट्रीज़ है या जो दुनिया के आर्थिक व्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, वो सब कंट्रीज़ का प्रॉब्लम यह है कि दे आर बिकमिंग ओल्ड, राइट। अगर आप देखते हैं जापान, साउथ कोरिया, ताइवान, यूरोप, राइट, इवन चाइना नाउअडेज। जैसे चाइना का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जब मैं स्कूल में था तो ऐसा बोला जाता था कि भाई चाइना में हमारा तो देखो, जैसा आपने बताया, पॉपुलेशन बेलगाम बढ़ रहा है और हमारा तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही पॉपुलेशन है। और कंपैरिजन किया जाता है कि चाइना को देखो, वन चाइल्ड पॉलिसी है। तो वैसे मुझे बहुत बुरा लगता था क्योंकि मेरे घर में मैं दूसरा था, बट ठीक है, तभी हमारे यहाँ पे भी टीवी में चलता था हम दो हमारे दो, तो मुझे लगा ठीक है भाई, उतना वैलिड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कुल मिला के अभी मैं आपको एक फ़नी चीज़ पूछता हूँ, एक इंसान पैदा करने के लिए कम से कम कितने इंसान चाहिए, आप बताओ मेरे को? दो चाहिए ना। तो अगर आप 40-50 साल तक हर दो को बोल दोगे कि तुम्हारा एक ही हो सकता है, तो क्या होगा पॉपुलेशन का? करेक्ट, आप समझ सकते हैं कि वो बिल्कुल ही नैरो होने लगेगा। अब दुनिया भर का हिस्ट्री ये बताता है कि एक कंट्री की प्रोडक्टिविटी तब होती है जब उसका पॉपुलेशन जो है ना, जैसे आप बच्चे देखिए, मिडिल एज वाले देखिए या वर्किंग एज वाले देखिए और फिर बुजुर्ग देखिए। थोड़े समय पहले इंडिया का पूरा पॉपुलेशन ऐसा था, पिरामिड, जहाँ पे लगातार, और केवल वन चाइल्ड पॉलिसी की बात नहीं है, जो कंट्रीज़ बहुत रिच हो जाती है, बहुत एजुकेटेड हो जाती है ना, फिर उनके बच्चे इतने पैदा नहीं होते, राइट। जैसे आप दो देखिए कि बहुत ज़माने पहले लोगों के 8-8, 10-10 बच्चे होते थे, कौन सा वाला कम और होगा पता नहीं है, तो सब काम पे है। अभी ऐसा नहीं है, अभी लोगों का इंडिया में भी देखो, शहरों में एक बच्चा है, भले वो IB स्कूल में जाएगा, मार मार के उसी से कराएंगे, लेकिन होगा एक, करेक्ट। तो क्या होता है कि जब एज बढ़ती है, प्रॉस्पेरिटी बढ़ती है, एजुकेशन बढ़ता है, तब बच्चे कम होने लगते हैं। तो कुल मिला के वर्ल्ड की हिस्ट्री ये बताती है कि किसी भी कंट्री की मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी तभी आती है जब उसका पॉपुलेशन एक डायमंड या इस तरीके के एक झोपड़े के जैसा बनता है, तब। अब हम लोग इस तरफ बढ़ रहे हैं अभी, करेक्ट। इसमें एक्सेप्शन एक ही है, जहाँ पे 50 साल तेज़ी चल रही है, एक्सेप्शन एक ही अमेरिका है। वो आपके भाई बंधु दोस्त और कजिन्स की वजह से है कि उनका दुनिया भर का IIT IIM लेकर के इतना ब्रिलियंट लेवल का इमिग्रेशन कराते हैं वो लोग, कि वो लोग हमेशा रिच एंड मिडिल एज पे है। तो कंट्रीज़ को ऐसे क्लासीफाई करते हैं, जैसे जापान है ओल्ड एंड रिच। अब चाइना के लोगों को चिंता है कि भाई मिडिल क्लास है और रिच होने से पहले ही ओल्ड हो जाएगा। अभी हम लोग जो है ये यंग एंड लोअर मिडिल क्लास है, और ऐसी लोगों को उम्मीद है कि अगला जो कंट्री है जो मिडिल इनकम और मिडिल एज एंड होपफुली ओल्ड एंड रिच हो सकता है, वो हम लोग हैं। तो इसीलिए इतना एक्साइटमेंट है यहाँ पे, और यही डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात हो रही है।
तो देर इज वैल्यू इन द इन दिस नैरेटिव. देयर इज़ वैल्यू इन द नैरेटिव और एक्साइटमेंट इसलिए भी है क्योंकि आप देखिए पिछले 5 साल से हमारी कंट्री में जो काम हो रहा है ना, पॉपुलेशन तो है हमारे पास, उसके प्रॉब्लम्स भी हैं. फिर जैसे पूरा का पूरा ये हमारा पेमेंट सिस्टम, आधार, जनधन, पूरा जैम ट्रिनिटी, सारी की सारी चीज़ें प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए की जा रही है. दैट इज़ व्हाट इज़ एक्साइटिंग. देखिए डेमोग्राफिक डिविडेंड होना एक बात है, अगर आप सही काम नहीं करोगे वो लाइबिलिटी बन जाएगा. लेकिन अगर उसके साथ ही साथ जब व्हेन योर डेमोग्राफी इज़ कमिंग ऑफ एज, तभी आप अगर प्रोडक्टिविटी एनहांस करने के लिए भी काम कर रहे हो तो शायद इसके बेटर रिजल्ट या कम से कम राइट रिजल्ट आपको मिलने के चांसेस बढ़ते हैं. करेक्ट. आई थिंक शायद आपको लग रहा होगा हर चीज़ में मैं यही बोल रहा हूँ वी आर ऑन द राइट कोर्स, बट इसमें भी वैसा ही है. No, I was reading that some projections of this, what you're talking about, what happens after 3 to 4 decades. जी. Although it's good that we are in that right time and with this population, but this will eventually become old at one point. बिल्कुल, and all of that. बिल्कुल. तो वो भी इसलिए मैंने आपको अमेरिका एग्जाम्पल दिया. अमेरिका जो है वो उनको ओल्ड होने का रिस्क हमेशा कम रहता है बिकॉज वो लोग बहुत ही साइंटिफिकली इमिग्रेशन को एनकरेज करते हैं. और ये चाइना, जापान वगैरह का मैंने आपको एग्जांपल दिया ना, वहाँ पे कोई इमिग्रेट करने को तैयार नहीं है. राइट. अभी इंडिया का भी हैव टू सी